स्टडी। हम ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में हम आज का जो टॉपिक है वो है 12th फिजिक्स का एसी करंट का पार्ट नंबर 7। यानी इससे पहले हम इस एसी करंट से रिलेटेड 6 पार्ट करा चुके हैं, जिनमें एसी करंट क्या होती है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके अलावा आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट बता चुके हैं। और आज हम कराने जाएंगे आर एल सर्किट और आर सी सर्किट के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आर एल सर्किट में पहले इसमें क्या देखा, आर एल सर्किट यानी इसमें एक रेजिस्टेंस भी होगा, एक इंडक्टर कॉइल भी होगी, यानी कुंडली और प्रतिरोध दोनों इसमें मिक्स होंगे। तो हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, ये डायग्राम बनाया हमने। इसमें पहले आर जुड़ा है, ये आर मान लिया, और उसके बाद एल कुंडली जुड़ी है। एल यानी कुंडली को डिनोट करता है एक तरह से, तो ये एल हो गया। और एक किससे जुड़े हैं, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? अल्टरनेटिंग स्रोत से, यानी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार मान लिया यहाँ पे। तो सीरीज में जुड़ा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यानी आर एल सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम एक आर एल सीरीज में जुड़े हैं, इसका एक सदिश निरूपण कर लेते हैं। वेक्टर में कैसे फॉर्म में इनको लिखेंगे, वोल्टेज और करंट को। तो पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैंने ये कोऑर्डिनेट बना मान लिए कोई से दो। तो पहले मैं करूँगा फॉर आर सर्किट के लिए, जो ये वाला सर्किट होता है, तो और आर सर्किट के लिए हमने वो कर रखे हैं, डेरिवेशन ड्राइव कर रखी है कि जो वोल्टेज होती है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, उसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो मैंने इसके सिर्फ पे मान ली वी आर है ना, और करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, आई होगा आई। अब इसमें भी करंट जितना जाएगा उतना इसमें जाएगा, दोनों में सेम रहेगा। तो मैं एक सेम मान लेता हूँ, आई एम मान लेता हूँ। आई एम क्या मान लेता हूँ मैं, इसकी करंट के इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है। सीरीज में जुड़े हैं इसलिए दोनों में सेम रहेगा, तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो सकती है सीरीज में भी, तो इसलिए मैं वोल्टेज इधर वी आर मानी और इधर वी एल मानी है। तो आई एम हो गया, क्योंकि जो वी आर की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आई एम होता है। मैंने इससे पहले प्रूव कर चुका पिछले वाले लेक्चर्स में। और मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक प्योर एल सर्किट भी पढ़ाया था, जिसमें सिर्फ कुंडली लगी थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जो वोल्टेज होती है इधर लिख देता हूं नोट, वोल्टेज पाई बाई टू कलांतर से धारा से आगे होती है, धारा से आगे होती है। यानी जो वोल्टेज निकाली थी वो पाई बाई टू कलांतर से धारा से आगे थी। यानी हमने वोल्टेज का फॉर्मूला इसमें निकाला था, वी एम साइन ओमेगा टी था, है ना, एल के लिए। लेकिन करंट के लिए क्या आया था, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही आया था हमारा। यानी जो वोल्टेज थी वो पाई बाई टू आगे थी, ये पीछे थी पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री पीछे थी। तो यानी आई करंट यहाँ पे आ रहा है, और वोल्टेज मैंने बताया कि एल सर्किट के लिए वो पाई बाई टू ज्यादा होनी चाहिए। तो पाई बाई टू ज्यादा यानी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हम कर सकते हैं, आपको पता है ऑब्वियसली। पाई बाई टू हो गया ना ये, इस पे क्या हो गया, वी आर हो गई, वी एल हो गई, सॉरी वी एल। जब भी तो अगर वी एल इधर आ रही है तो जो करंट होगी वो पाई बाई टू पीछे होगी। ये पाई बाई टू का एंगल है, आपको पता है एक्स और वाई के बीच में पाई बाई टू एंगल होता है। तो पाई बाई टू एंगल होता है, यानी जो वोल्टेज है, जो ये कुंडली पे बनने वाली वोल्टेज है, वो जो बहने वाली धारा से पाई बाई टू आगे होती है। प्रूव कर चुके हैं और हमने ये लिख लिया। सदिश निरूपण करना है, इसलिए हमें पूरा सारी डायरेक्शन सब देखनी पड़ेगी। तो आई एम भी लिख लिया, वी आर लिख लिया, वी एल लिख लिया, है ना। अब मुझे ज्ञात करना है कि वी नेट कितना होगा, क्योंकि देखो अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो वो तो सेम रहता, वो तो जुड़ जाता सिंपल। लेकिन परपेंडिकुलर है, तो इनका नेट क्या आएगा, इन दोनों का जो नेट आएगा वोल्टेज, देखो एक वोल्टेज एक ही है, नेट क्या होती है वो दोनों की एल होती है, दोनों का जुड़ते हैं, दोनों का जो सदिश योग कितना हुआ वो करेंगे हम। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं वी नेट आएगा, कहीं आएगा वी नेट। क्योंकि परपेंडिकुलर ना, हमने इससे पहले 11th क्लास में सदिश निरूपण पढ़ रखा है कि ए वेक्टर इधर होता है और इधर बी वेक्टर होता है। तो इनका जो नेट निकालते हैं तो नेट इन दोनों के बीच में ही आता है। तो इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया, नेट को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, वी नेट कौन सा, आर एल मान लिया, वी नेट आर एल मान लिया। वी नेट आर एल इधर आ गया, यानी वी इधर है और वी एल इधर है, वी आर इधर है, तो इनका नेट इधर आ गया, है ना। और आई एम करंट इधर बह रही है, नेट करंट, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम रहेगी, वो एम इधर बह रही है। और इनके बीच में मैंने एंगल क्या मान लिया, फाई मान लिया, क्योंकि हमने जब भी निकाला था इससे पहले वाले प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी सर्किट के लिए भी हमने कलांतर निकाला था दोनों के बीच में, जब भी तो हम निरूपण कर पाए थे भाई कितना आगे कितना पीछे है। तो अब आगे हम करते हैं, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको।
तो अब हम आगे करते हैं। अब इन दोनों को देखो, ये नेट है, तो नेट को मैंने दे दिया वी नेट आर एल, आर एल सर्किट। और वो किसके बराबर होगा? अगर कोई दो वेक्टर होते हैं, इधर ए इधर आ रहा है, इधर बी आ रहा है, इनका बीच में कोई इनका नेट आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है? ये सी आ रहा है, नेट आ रहा है इनका सी। तो नेट है, इन दोनों का नेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सी बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पता है ना, अगर परपेंडिकुलर होता है इनका जो नेट वेक्टर निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, फिर उनका रूट ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा? उनका नेट आ जाएगा। तो ऐसे ही इस वोल्टेज का वी नेट क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इस वाली वोल्टेज का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी एल का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? प्लस वी आर का स्क्वायर। ये 11th क्लास में पढ़ाना, कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ा हुआ होगा आपने। और वीएल की मैंने जो बताई थी, वो क्या बताया था मैंने, सीधा आराम से बताते हैं। वीएल क्या होता है? वीएल होता है एक तरह से आई एम, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है, आपको पता है। तो आई यहाँ पे ये आई एम है, और आर क्या है? आर होता है रेजिस्टेंस। तो मैंने जो कुंडली थी उसके लिए रेजिस्टेंस क्या माना था? एक्सएल लिया था मैंने, एक्सएल माना था, क्योंकि है तो प्रतिरोधी, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो आर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आई एम एक्सएल ये तरह से रेजिस्टेंस है, प्रतिबाधा है, ये है ना, प्रेरकीय प्रतिरोध है, प्रेरकीय प्रतिघात। और जैसे वी आर क्या हो जाएगा? सॉरी, वी आर क्या हो जाएगा? वी आर आ जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस ही है। तो अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो वी नेट लिखेंगे, वी और वी एल की जगह रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आई एम का स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, वी आर की जगह ये रखेंगे, तो आई एम स्क्वायर, क्योंकि वी आर का होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर। अब इसमें से देखो आई एम कॉमन आ रहा है, आई एम का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रूट आई एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये अंदर क्या बचेगा? एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। और फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई एम, क्योंकि स्क्वायर बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो, और ये अंदर रह जाएंगे, रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या आ गया? वी नेट आर एल आ गया, यानी आर एल सर्किट पर जो ये नेट निकल रहा है उसका फॉर्मूला ये बन गया। अब इसके बाद हमें पता है वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, यानी वी बराबर करंट, वोल्टेज बराबर करंट इंटू उनके बीच में का रेजिस्टेंस। तो करंट ये आ गया, वोल्टेज आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? उनके बीच का रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? प्रतिघात वो कहते हैं, सॉरी प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। तो आगे हम यहाँ लिख देते हैं, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। सो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको, जो पहले प्योर एल था तो उसके लिए एक्सएल डिनोट किया था, लेकिन यहाँ पे एल और आर आ गए ना, यहाँ पे एल और आर दोनों आ रहे हैं, तो उसके लिए किससे डिनोट करेंगे हम? उससे को करेंगे हम किससे? इसको जेड से डिनोट करेंगे, यानी प्रतिबाधा। किससे करेंगे? प्रतिबाधा से डिनोट करेंगे, और वो किसके बराबर होगी? यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? यहाँ पे रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा अभी तक। तो ये किया कि हमने आर एल सर्किट बनाया, उसके बाद उनका सदिश निरूपण किया, बाई के वी आर आई एम इधर आएगी और एल के लिए वी इधर आएगी, नेट इनके बीच में होगा। तो हमने सिर्फ सदिश जो सदिश वेक्टर का ऐड करते हैं, कैसे करते हैं? अगर परपेंडिकुलर होते तो उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। बस हमने पूरा प्रोसीजर वही किया। वी एल बराबर आई एम एक्स एल होता है, उसकी वैल्यू हमने वी आर एल की जगह रख दी, वी आर की जगह आई एम आर रख दिया, आई एम कॉमन ले लिया, अंदर बचा रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो क्या होगा यहाँ का, इसका जो आर एल सर्किट होगा उसका रेजिस्टेंस होगा, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, और वो किसके बराबर होगा? रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार यहाँ से मिटा देते हैं, आगे करते हैं आगे का। इसको साथ साथ नोट करते जाइए, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब अगला हम करते हैं प्रतिबाधा आरेख। अगला क्या है? प्रतिबाधा आरेख। जो ये चीज निकली है ना, इसका आरेख निकालना है हमें। तो मुझे पता है कि मैंने अभी पहले वेक्टर कर लिया। देखो वोल्टेज एल इधर आ रही है, जो कुंडली के लिए हमने आर इधर आ रही है, वोल्टेज जो उसके जो रेजिस्टेंस के उस पे है ना, सिरों पे, और ये कुंडली के सिरों पे इधर आ रही है। तो कुंडली के सिरों पे वोल्टेज इधर आ रही है, तो जो
रेजिस्टेंस होगा क्या है कुंडली के सिरों पे, वो है एक्सएल है। कितना एक्सएल, तो वो भी इधर होगा, वो भी इधर होगा एक्सएल। और जो रेजिस्टेंस होगा उसके सिरों पे, जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो आर के बराबर होगा, वो इस तरफ होगा। आर हो गया, अब हमें पता चल गया। अब इनका नेट क्या होगा, जो जेड से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। बीच में मतलब इन दोनों के थोड़ा वो किसी एंगल से होगा, वो मैंने फाई मान लिया। यहाँ पे भी फाई था, इनके बीच में ही आ रहा था नेट रेजिस्टेंस। जैसे इधर इधर नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर नेट, इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, जेड नेट आ जाएगा। ऐसे जेड का डिनोट करने के लिए जेड इधर आ जाएगा, वो जेड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के रूट का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे, वो यही आ रहा है। और वैसे ही हम बना सकते हैं, इसको देखेंगे कि ये स्क्वायर आ रहा है किसी चीज का, प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर का रूट ले रहे हैं, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जब भी तो इनका नेट आया होगा इसी फॉर्म में। तो एक तरह से ये बन गया जेड बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे ये एंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ये फाई एंगल निकालना है, क्योंकि मुझे चाहिए ना कि भाई करंट, जो नेट वोल्टेज इधर आ रही है और जो नेट करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि दोनों की सेम ही आ रही थी। हमने अभी ये भी बताया कैसे आ रही थी, क्योंकि पर 90 डिग्री पीछे रहती है जो कुंडली होती है, उससे 90 डिग्री पीछे यहाँ पे आ जाएगी, और इसके तो साथ ही होती है, तो साथ में आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कुंडली के सिरों पे जो करंट होती है, जो कुंडली के सिरों पे करंट होती है, वो वोल्टेज से π/2 पीछे रहती है, तो हमने π/2 पीछे कर दी, यहाँ पे आ गई। और जो रेजिस्टेंस होता है, प्योर आर होता है, उसके साथ ही होती है, यानी उसी के समांतर होती है, तो हमने उसके समांतर कर दी, इसीलिए यहाँ पे आई। तो नेट करंट इधर आ गया, वोल्टेज इधर आ रहा है, तो इनके बीच में हमने पहले भी निकाला था कि कलांतर भाई कितना होता है, जब भी तो हम उनका फेजर वो जो आरेख बताएंगे भाई कैसे ये वेरी कर रही है, कैसे ये करंट और वोल्टेज आपस में वेरी कर रहे हैं। तो हमें फाई चाहिए, तो फाई हम इससे निकाल देंगे, इस फॉर्मूले से। फाई इधर है, तो मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन फाई होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार है, तो जो जितना इतना होगा उतना ही इसके बराबर होगा। तो ये कितना है, एक्सएल है, ये एक्सएल है, तो ये भी एक्सएल हो जाएगा। तो एक्सएल टेन थीटा वाला लंब बट्टा आधार, आधार क्या है, ये चीज है आधार। आधार ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो फाई क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में पहुंच जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा, एक्सएल अपॉन आर इसके बराबर होती है। सो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार मिटा दें, सॉरी इसको मिटाना नहीं था, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि कैसे होगा। एक बार आगे का टॉपिक, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग कैसी भी हो सकती है, वीएल। अब मैं एक बार ये समझ में आ गया तो इसको मिटा देता हूँ, एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो अब मुझे बनाना है, क्या बनाना है मुझे, श्रेणी क्रम परिपथ में फेजर आरेख। क्या बनाना है मुझे, फेजर आरेख, फेजर आरेख, फेजर आरेख बनाना है। तो पहले मैं ये कोऑर्डिनेट बना लूंगा, ये बना लूंगा, है ना। तो अब मुझे पता है कि वी आई थी मेरे पास, वी आर क्या होता है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी होता है, यानी जो एक्स एक्सेस होता है कुछ ओमेगा टी एंगल पे होता है, उसका किस पे होता है, ओमेगा टी एंगल पे उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि वी आर क्या होता है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। तो यानी जो वैल्यू होगी वी आर की, वो कुछ ओमेगा टी एंगल पे होगी, तो मैंने ओमेगा टी आ गया यहाँ पे, क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद देखो कि जो वी एल है वो वी आर से कितना डिग्री, कितना एंगल पे आ गए, कितना एंगल पे आ गए हैं स्टूडेंट्स, π/2 एंगल आ गया। यहाँ से देख के आप बता सकते हो, ये वी आर वी एल से π/2 एंगल पे आ गया। यहाँ से देख सकते हो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, π/2 एंगल पे आ गया। तो इससे π/2 एंगल, यानी यहाँ से π/2 कहाँ पे होगा, लगभग यहीं कहीं होगा, लगभग यहीं कहीं होगा। एक बार बना देते हैं, थोड़ा सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा ये पेन नहीं चल पा रहा। तो ये क्या है, ये π/2 एंगल है, क्या आ गया, ये π/2 आ गया। ये क्या होगा, ये होगा वी एल, सॉरी वी एल होगा। और हमने बताया था इन दोनों ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस इनके कहीं यहाँ कहीं होगा, इनके जो बीच में हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, ये फाई एंगल पे, किस पे हो जाएगा, फाई एंगल पे। ये क्या आ जाएगा, वी नेट आर। तो फेजर आर एक आप बना सकते हो आराम से, बड़ी आराम से बना दिया हमने, तो आप भी बना सकते हो। सो अब अगला हम बनाते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ क्या बनाते हैं, आरेख, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ग्राफ टू वोल्टेज एंड करंट।
दैट मीन्स वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो पहले हम एक मान लेते हैं, एक बना देते हैं सीधे सीधा सीधा एक ग्राफ। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को एक मान लेंगे, किसी एक को बेसिस मानते हुए अगला बनाते हैं। तो पहले मैं वोल्टेज को मान लूंगा कि भाई वोल्टेज ऐसे फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ऐसे जा रहा है, बह रहा है, तो ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी मैक्स आ जाएगा, वी मैक्स आ जाएगा किसका, नेट आरएल का, किसका आ जाएगा, आरएल का आ जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आया था हमारे पास वी नेट आरएल आया था, वी नेट आरएल आया था, और नेट करंट कितने कहाँ आई थी, यहाँ पे आई थी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि करंट कम है, वोल्टेज ज्यादा है, मतलब वोल्टेज आगे है करंट से। यहाँ से देख सकते हैं कि जो करंट है वो एक्स एक्सिस पे है और जो वोल्टेज है उससे थोड़ा ऊपर है, तो यानी करंट थोड़ा नीचे, यानी उसका कालांतर कुछ कम होगा। कितना होगा, फाई एंगल से कम होगा। तो पाई/2 तो नहीं होगा, इतना पता है, पर पाई/2 से कुछ कम जरूर होगा। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कम है, अगर ज्यादा होता तो ऊपर से स्टार्ट करते, लेकिन कम है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे स्टार्ट करते हुए कैसे बनाएंगे, ऐसे कुछ बनाएंगे। तो आप ये आराम से देख सकते हो, बना सकते हो खुद भी। ये किसका बनाया, ये हमने बनाया आई मैक्स आई नेट आरएल का, आई नेट आरएल का बनाया हमने ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक बार और बता देते हैं कैसे कैसे ग्राफ बने, ये चारों के चारों यहाँ पे दिख रहे हैं। ये तो हमने ग्राफ बनाया कि इधर वोल्टेज आर है ना, आर है, तो आर की दिशा में ही जो होगी वो करंट होगी, क्योंकि आर की डायरेक्शन में, प्योर आर में पढ़ा था, तो आर की डायरेक्शन में ही जो करंट होती है वही बहती है। तो और उसके बाद हमने प्योर एल में पढ़ा था कि जो करंट होती है वो वोल्टेज से वो 90 डिग्री पीछे होती है, लेकिन उसमें प्रेरक के लिए, प्रेरक कुंडली के लिए होता है, ऐसा इसके लिए नहीं होता, रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता, प्योर आर के लिए नहीं होता। तो प्रेरक कुंडली हमें पाई/2 ऊपर बनानी पड़ेगी, पाई/2 ऊपर हो जाएगा। तो ये पाई/2 ऊपर हो गया। हमें वोल्टेज अब नेट जो वी आर इधर है, वी एल इधर है, तो इनके बीच में कहीं नेट आएगा, वो मैंने यहाँ पे मान लिया किस एंगल पे, फाई एंगल पे, वो क्या जाए वी नेट आर एल। तो बस मैंने इसका यूज करते हुए वी नेट क्या होगा, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, तो मैंने वैल्यू रख दी। तो उसके बाद मेरे पास जेड आ गई, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गई, तो जेड आगे एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब मैंने इसको एक प्रतिबाधा आरेख बना लूंगा यहाँ पे। तो एक्सएल कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि वीएल यहाँ पे, वीएल इसके परपेंडिकुलर है वीआर के, तो एक्सएल भी परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, आर के। इस रेजिस्टेंस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, एक्सएल हो जाएगी। निकाल नेट क्या आएगा, जेड आएगा, वो इन दोनों के स्क्वायर का ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका नेट आता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू रूट, मतलब रूट हो जाता है फिर उनका। तो जेड बराबर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड आ गया, ये क्या है, प्रतिबाधा। तो अब मैं फाई एंगल निकालू, एंगल क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने एक्सएल अपॉन आर, यानी आधार, बेस आर है यहाँ पे, क्योंकि ये आर के लिए लिया हमने एक्स एक्सिस। तो फाई हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर हो जाएगा। अब मैं फेजर आरेख बनाता हूँ वी का, तीनों का, वी नेट, वी आर, वी एल का। तो मुझे पता है वी आर क्या होती है, वी आर होती है वी साइन ओमेगा टी होता है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। यानी जो वोल्टेज होगी वी मैक्स की पीक वैल्यू से ओमेगा टी ऊपर, थोड़ी ऊपर ज्यादा होगी, ओमेगा टी एंगल पे होगी, क्योंकि साइन के साथ जो भी होता है वो थीटा एंगल होता है। ओमेगा टी मैंने वी आर मान ली, और इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि जो वी आर इधर है तो वी एल उससे कितना एंगल ऊपर है, पाई/2 ऊपर है। तो मैंने वी एल क्या बनाया, मैंने वी आर से पाई/2 ऊपर बना लिया, पाई/2 हो गया, वीएल बन गया। अब मुझे पता है वीएल आ गया, वीआर आ गया, दोनों पाई/2 एंगल पे, तो इनका जो बीच का जो नेट होगा वो इनके कहीं बीच में ही आएगा, इनका जो नेट वोल्टेज होगा वो इनके बीच में आएगा। मैंने बीच में बना लिया, और वो किस एंगल पे आ रहा था, वो आ रहा था फाई एंगल पे, इसको देख कर सकते हैं। तो हमने फाई एंगल पे बना लिया, बस ये हो गया फेजर आरेख आराम से। अब मुझे बनाना है ग्राफ टू वोल्टेज एंड करंट, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी जो वोल्टेज है और करंट के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं एक को बेस मानूंगा, वोल्टेज को मान लूंगा, तो वोल्टेज का एक ग्राफ बन जाएगा। और मैंने बताया है कि जो करंट है वोल्टेज से कुछ एंगल नीचे है, तो मैं कुछ नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया और बन गया। तो हमारे ये आरएल सर्किट फिनिश हो गया। अब हम आरसी सर्किट स्टार्ट करते हैं।